नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान के चौथे पाठ के साथ। यदि आप मेरा पहले का भी वीडियो यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। पहले भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आपका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस नए पाठ के साथ। तो ये इस पाठ में हम लोग बात करेंगे कि जाति, धर्म और लैंगिक मसलों का राजनीति पर क्या असर पड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैंगिक मसलों की। मतलब ये कि यानी स्त्री पुरुषों की क्या भूमिका है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले यदि काम की बात करें तो काम का एक प्रकार से हमारे समाज में विभाजन है। कुछ काम स्त्रियों के माने जाते हैं, जैसे कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, खाना पकाना, साफ सफाई करना, घर के अंदर वाले काम स्त्रियों के हिस्से के। और जो घर के बाहर के काम हैं, पुरुष घर के बाहर की जिम्मेदारी उठाता है। तो ये इस प्रकार जो है काम का विभाजन हो रखा है हमारे समाज में। तो और फिर ये भी कहते यदि इसी कामों के लिए यदि पैसे मिलते हैं तो वो पुरुष उन कामों को करने के लिए तैयार हो। जैसे सिलाई, कटाई, बुनाई की, ये सिलाई की भी बात करते हैं तो ये काम स्त्रियों का माना जाता है। लेकिन यदि इन कामों के लिए पैसे मिले तो वो भी उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब फिर इसमें से देखिए, इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि आदर्श स्त्री किसको माना गया है। तो आदर्श स्त्री एक टीवी सीरियल किसको मानता है, वो जो दिन भर घर में बैठी हुई रहे सोफे पर और काम करे। फैशन उद्योग किसको समझता है, इस प्रकार जो सजी धजी गुड़िया सी रहे। समाज किसको आदर्श मानता है, जो अपने घर के कामों को बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं। फिर ये और भी सभी हमारा ये परिवार ये सोचता है कि इस प्रकार से ऐसे रहे। फिर एक ऑफिस में वो सोचता है कि इस प्रकार से रहे। तो अलग अलग इसमें रूपों में हमारा समाज इसको देखना चाहता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा क्या हो रहा था कि औरतें सिर्फ घर की चारदीवारी में ही सिमट करके रह जा रही थी और उनके साथ उनको पढ़ने लिखने का भी अवसर नहीं मिल रहा था। अपने अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। ऐसे आंदोलन को नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। और आज महिलाएं भी ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। फिर ये इसमें काम के घंटों के बारे में दिया हुआ है कि पुरुष कितने समय लेता है, महिलाएं कितने समय लेती है इन कामों को करने में। फिर आज भी काफ़ी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। बहुत सारी महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी रही हैं, अब ऊंचे ऊंचे पदों पर रही हैं, जज के रूप में भी रही हैं महिलाएं, और महिलाएं शासिका भी रही है। लेकिन फिर भी आज हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है, उनका दमन होता है महिलाओं का। जैसे यदि कैसे कह सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। तो आज आप कैसे कह सकते हैं आज भी महिलाओं का जो है दमन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। तो वो इस प्रकार से कह सकते हैं आज भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। सिर्फ 54% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। और जबकि पुरुष साक्षरता की बात करें तो 76% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है। फिर यदि इसकी बात करें
किसे प्राथमिकता है? यदि संसाधन कम होते हों तो माँ बाप लड़कियों पर खर्च करने पर उतनी समझदारी नहीं दिखाते, जबकि लड़कों पर दिल खोल करके खर्च करना चाहते हैं। फिर तीसरी बात देखें कि यहाँ पर हालांकि ऊंचे पदों पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है। और उनके कामों को भी मूल्यवान नहीं समझा जाता है। फिर है समान मजदूरी का कानून है, समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों को भी उतना ही मिलेगा जितना महिलाओं को मिलेगा, लेकिन आज भी कई जगहों पर गांव वगैरह की बात करें तो महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है, मतलब उनके कामों को कम आंका जाता है। फिर बहुत सारे परिवारों में यदि देखें तो लड़कियों की चाह नहीं होती है, ज़्यादातर घरों में चाह लड़कों की होती है। इस वजह से रेशियो काफ़ी गड़बड़ हो गया है, जिसको लिंग अनुपात कहते हैं, यानी 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या। आज भारत का लिंग अनुपात 933 है, मतलब ये कि 1000 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 933 महिलाएं हैं। और यदि देश की आबादी के साथ करें तो काफ़ी सारा हिस्सा जो है पुरुष इस नाते तो लगता है कुंवारे ही रह जाएंगे, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाएं थोड़ी कमज़ोर स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि महिलाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करें, हालांकि इस पाठ में ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी आपसे ये कहेंगे कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों के कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार तुलना करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। दोनों एक ही परिवार की एक धुरी के तरीके से हैं, और दोनों के साथ चलने से ही घर गृहस्थी समाज आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के राजनीतिक प्रभुत्व की बात करें, यानी राजनीति में कहाँ तक महिलाएं हैं। यदि संसद की बात करें या राज्य विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर उनकी संख्या बहुत ही कम, सिर्फ 5%। हालांकि उनकी आबादी 50% है लगभग, लेकिन फिर भी यदि राजनीतिक ये प्रतिनिधित्व की बात करें तो 5% से भी कम है। कभी कभार ही कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पदों तक पहुंचती है, और मंत्रियों की भी संख्या उनकी बहुत कम है। और एक बिल ऐसे ही लाया गया है, लेकिन अभी तक वो बिल पेश नहीं हो पाया है। इस बिल के अनुसार, वो जो नया बिल है, इस बिल के अनुसार है कि 1/3 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर महिलाओं को के लिए रिजर्व रखा जाए, यानी संसद या राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का है। हालांकि पंचायती राज में, पंचायत में उनको जगह दिया गया है, लेकिन उच्च स्तर पर उन्हें प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिल पाया है। इस कार्टून को देखिए, बड़ा ही मज़ेदार कार्टून है। यहाँ पर ये संसद को दिखाया गया है। इस संसद में यहाँ पर देखिए सारे गेट पर, संसद के सारे गेटों पर ये पुरुष अपना देखिए किस प्रकार से बैठे हुए हैं। और ये महिला बिल, यहाँ पर देखिए महिला खड़ी है कि हमें अंदर आने दो, लेकिन ऊपर से देखिए क्या कर रहा है, चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मतलब ये, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पर, धर्म का राजनीति पर क्या असर देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें यदि बात करें तो भारत एक प्रकार से, पहले ये कहा जाता था देश में कि धर्म राजनीति का प्राण होता है, और इसको एक दूसरे से अलग कभी नहीं किया जा सकता है। और गांधी जी भी खुद भी राम में बहुत आस्था रखते थे। है राम उनका प्रिय शब्द। फिर रघुपति राघव राजा राम, तो ये सब उनका है। कुछ टॉपिक पर जरा गौर करें तो यहाँ पर ये कहा जाता था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि यहाँ पर उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम धर्म से नहीं था, उनका विचारों से था। फिर देखिए कि ये कहा जा रहा है
कि जब भी कभी दंगे होते हैं तो इससे दोनों समुदायों को काफ़ी नुकसान होता है। और तीसरी बात कि ज़्यादातर महिला आंदोलन का मानना है कि सभी धर्म महिलाओं का क्या करते हैं, दमन करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ये है। फिर लगभग हम लोग पाठ के बीचों बीच आ गए हैं और फिर से आपसे अनुरोध करेंगे कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी नाम से हमारा चैनल है मानस अचल के ही नाम से, तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और धर्म के साथ एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। जहाँ धर्म को पॉजिटिव समझा जाता है वहीं सांप्रदायिकता को नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है। अब हम लोग किसे कहेंगे सांप्रदायिकता? तो सांप्रदायिकता ये होती है जब क्या होता है कि राजनीति में क्या होता है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझा जाने लगता है ना, और एक धार्मिक समूह एक धर्म वाला दूसरे धर्म के खिलाफ में खड़ा होने लगता है, तो इस प्रकार के विचारों को सांप्रदायिकता कहा गया है। राजनीति को धर्म से इस तरह से जोड़ना, गलत तरीके से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। तो इस सांप्रदायिक राजनीति का बहुत असर देखने को मिलता है। इस सांप्रदायिकता का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप धारण कर सकती है, मतलब इसका क्या असर देखते हैं पॉलिटिक्स में। तो इसमें देखिए क्या क्या असर देखने को मिलता है। इसमें किसी समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह, यानी उनको कम आंकने की स्थिति, फिर उनके बारे में कुछ गलत उपहास करना, इस प्रकार का ये देखने को मिलता है। दूसरा कंडीशन है कि बहुत सारे देशों में ये धार्मिक समूह अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। मतलब ये कि जो बहुसंख्यक है वो राजनीति पर असर स्थापित करना चाहते हैं और अल्पसंख्यक एक अलग तरीके से राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आते हैं कि कभी कभी क्या होता है, सांप्रदायिक आधार पर जो हमारे धर्मगुरु हैं वो अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में डर बिठाने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुसंख्यक समूह में कहा जाता है कि हिंदू मिट जाएंगे, हिंदू जो है हिंदुस्तान से हिंदू ही खत्म हो जाएंगे, और जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस प्रकार से इसको कहते हैं कि यहाँ से मुस्लिमों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो ये फिर कभी कभी जो है ये इसी के प्रयोग से दोनों में कभी कभी, दोनों समुदायों में कभी कभी हिंसा और दंगे और कभी नरसंहार भी होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सिखों के खिलाफ में खूब नरसंहार किए गए। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसका जिम्मेदार इसको समझा गया, सिख समुदाय को समझा गया, उसका भरपूर नरसंहार किया गया। तो ये सब स्थिति। फिर देखिए अब धर्मनिरपेक्ष शासन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे कह सकते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात, भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया है, जबकि दूसरे देशों ने दिया है। सभी धर्मों को समान माना गया है। यहाँ पर हमारा संविधान सभी को धर्म पालन करने की आज़ादी देता है। तीसरी बात, किसी भी तरह धार्मिक भेदभाव को अवैध घोषित किया गया है। फिर इसके बाद देखिए कि इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई समुदाय समानता के साथ खिलवाड़ करता है, यदि, तो यहाँ धार्मिक मामलों में दखल कर सकता है राज्य, यानी सरकार उसमें दखल दे सकती है। तो इन प्रावधानों के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत एक
धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा कार्टून बनाया गया है और इसमें देखिए कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक कैसा होना चाहिए उसको इसमें इस चित्र के इस कुर्सी के अनुसार इसमें दिखाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जाति और राजनीति का क्या असर देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इस देश में पहले काफ़ी सारी जातिगत असमानताएं होती रही है। मतलब यहाँ पर ये कि कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता था, कुछ को निम्न समझा जाता था, और उच्च जातियों के द्वारा कहा जाता है कि निम्न जातियों का शोषण किया है। तो और जिसके खिलाफ में बहुत सारे समाज सुधारक भी हुए हैं जिन्होंने समाज को बेहतर करने का काम किया है। ऐसे समाज सुधारकों में ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ऐसे समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा, जिन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की और इस चीज़ का भेदभाव को गलत ठहराया। आज जाति के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। किन कारणों से? कुछ वजहों से अब जाति पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये किन कारणों से? आर्थिक विकास हुआ है, शहरीकरण, साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा का विकास हुआ है। तो इन सभी कारणों से जाति पर आज उतना जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन आज भी जातिगत प्रथा, जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। आज भी जब भी कैसे कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। इसके पुराने पहलू आज भी बरकरार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी धर्म पर आधारित जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। इसके समर्थन में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे समाज में छुआछूत प्रथा अभी भी विद्यमान है। ज़्यादातर शादियाँ अभी भी अपने जातियों में ही संपन्न होती है। कुछ समूह को ऐसा कहा जाता है कि कुछ वर्गों ने दबा करके रखा हुआ है। तो ये सब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा का आज भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत बोलबाला जरूर है। अब ये राजनीति में जाति का क्या प्रयोग देखते हैं, तो राजनीति में जाति अनेक रूप धारण कर सकती है। राजनीति में जाति का विभिन्न प्रकार से हम लोग प्रयोग देख सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। राजनीति में जाति अनेक रूप धारण कर सकती है। जब भी पार्टियां किसी उम्मीदवार के नाम का चयन करती है तो ऐसे में उसकी जाति का जरूर ध्यान रखती है। और जब सरकार का गठन किया जाता है तो उस समय भी सरकार ध्यान देती है कि सभी जातियों को, उनके कबीलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। फिर ये इसमें देखिए किस वर्ग की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले की संख्या कितनी है वो इसमें दिखाया हुआ है। तो इसको फिर इसके बाद जातियों के यदि प्रयोग की बात आती है तो यहाँ देखिए राजनीतिक पार्टियाँ और कुछ उम्मीदवार क्या करते हैं, अब किसी जाति का समर्थन लेने के लिए कुछ जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। मतलब ये कि इस जाति की तो स्थिति बहुत खराब है, इसको और सुविधा मिलनी चाहिए, ये ऐसा कह करके उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। फिर वह कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जब से शुरू हुआ है तो इसने जातियों को एकजुट होने के लिए, ये कहेंगे कि सक्रिय कर दिया है, गोलबंद होने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जातियों पर जोर देना ही ठीक नहीं है। मतलब ये चुनाव जातियों का खेल नहीं है, ये इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीति सिर्फ जातिवाद है और कुछ नहीं है। ये कहना भी बिल्कुल गलत है। जैसे इसको हम लोग किस आधार पर देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि
किसी भी एक क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत नहीं है, और यदि बहुमत है भी तो हर पार्टी उस जाति के इसको उस जाति का कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। तो ये है। दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति या समुदाय के वोट से नहीं जीत सकती है। जब ज़्यादातर लोग किसी जाति के ज़्यादातर लोग किसी पार्टी को वोट करते हैं तो इसका मतलब उसे वोट बैंक कहते हैं। विभिन्न वोट बैंक को देखिए इसमें दिखाया गया है। तो ये कार्टून में दिखाया गया द वोट बैंक ऑफ इंडिया। कोई पार्टी कहती है राजपूत हमारा वोट बैंक है, यादव हमारे वोट बैंक है, दूसरी पार्टी ये किसी को वोट बैंक कहते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो फिर और क्या देखता है, हमारे देश में ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो सत्तारूढ़ दल है, सत्ताधारी पार्टी और वर्तमान सांसद विधायकों को हार का सामना करना पड़ता है। यदि सिर्फ ये जाति का खेल होता तो वो हारते नहीं। जो एक बार जीत जाते जिस जाति के लोग, वो हमेशा वही जीतते रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो थी बात कि राजनीति के अंदर क्या जाति है। अब जाति के अंदर क्या राजनीति की स्थिति होती है उसको हम लोग ज़रा देखते हैं। तो इसको हम लोग अब ये देखिए क्या क्या राजनीति में क्या पॉलिटिक्स आता है, ये इसमें यहाँ दिखाई पड़ता है कि अब जाति भी राजनीतिग्रस्त हो रही है। मतलब जातियों में भी क्या हो रहा है कि ये राजनीति आ रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे कह सकते हैं कि राजनीति मतलब जाति भी राजनीतिग्रस्त पॉलिटिक्स इसमें ग्रसित हो गई है। तो अब क्या था, हर जाति खुद को बड़ा करके दिखाना चाहती है। पहले वो जिसको नीचा या छोटा बताना चाहती थी, अब उसको साथ रखने की कोशिश करती है। कोई भी एक जाति अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल करती, इसलिए वो दूसरी जातियों का सपोर्ट पाना चाहती है। फिर इसके बाद है कि राजनीति के में एक नए किस्म का गोलबंदी शुरू हो गया है। एक को उच्च जाति को अगड़ा और निम्न जाति को पिछड़ा कहा जाता है। ऐसे तो ये सब भी जो है हम लोग इसमें अलग राजनीति में जाति के या जाति में किस प्रकार की राजनीति है उसको हम लोगों ने इस प्रकार देखा। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आंसर भी बहुत आराम से हो जाएगा। जीवन के उन पहलुओं का जिक्र करना जिसमें स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, पेज नंबर 43 इसमें हमने नोट कर दिया है ताकि आपकी सुविधा हो। फिर विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें। सांप्रदायिक राजनीति और उसका क्या व्यवहार है उसको पेज नंबर 47 में यहाँ दिए हैं। बताइए किस प्रकार से भारत में जातिगत असमानताएं आज भी जारी है। तो आज भी शादियाँ जो होती है अपने जातियों में ही होती है। आज भी कुछ जातियों को दबाने की कोशिश होती है। कुछ जातियाँ ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो ये सब, और आरक्षण भी जाति के आधार पर ही मिलते हैं। तो ये सब जाति प्रथा आज भी हम लोग इसको देख सकते हैं। फिर क्यों सिर्फ जाति के आधार पर ही भारत में चुनाव तय नहीं होते। मतलब ये कि चुनाव जो है जातियों का ही बोलबाला नहीं है। इस पॉइंट को क्लियर करना है। पेज नंबर 53 ये हमने यहाँ दिखाया हुआ है। भारत में विधायिकाओं में यानी विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, यानी संसद और राज्य विधानसभाओं में क्या स्थिति है, महिलाओं के का कितना प्रतिशत है। तो इसमें बहुत कम प्रतिशत है। संसद और विधानसभाओं में संसद में 5%, 8% और राज्य विधानसभाओं में स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। और पंचायती राज में भले ही उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया 1/3 सीट, और एक बिल भी बन करके तैयार है। ये पेज नंबर 45 में यहाँ दिखाया हुआ है, पेज नंबर 45 में है। फिर इसके बाद है कि कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पेज नंबर 48 में यहाँ पर इसको कर लेंगे। तो क्या ऐसे है, सभी यहाँ सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोगों को समान माना गया है।
तो ये सब पहलू हैं। फिर जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? स्त्री पुरुष जैविक अंतर, इससे असमान भूमिकाओं से। हाँ, ये जो खोद है ये इसका। फिर इसके बाद आते हैं, यहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में, ये घ में दिया हुआ है। चलिए फिर इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां का ग होगा, यानी ओ और सो ये दोनों सही है। ये गो ये सही आंसर है। 10वां का, भारत के संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो किसी धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह किसी एक धर्म को, ये गलत है, बाकी सब सही है। जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव, 11 नंबर में जन्म आएगा। जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव विभाजन सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 12 नंबर में ये यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका ये सा रे गामा, इसका रे, ये ठीक हो गई। तो ये था। फिर उसके बाद इसके साथ ही हमारा ये अध्याय भी समाप्त होता है। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मानस अचल के ही नाम से ये हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। लाइक करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और उम्मीद है और लाइक करें। और यदि कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करें, हम आपके सारे प्रश्न का समाधान करेंगे। धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़िए, और बस आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।